अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब रमज़ान। नाज़रीन, ईरान अमेरिका डायलॉग्स का सेकंड राउंड शुरू होने जा रहा है और ये सेकंड राउंड एक मरतबा फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही होगा। जी हां, आपने दुरुस्त सुना है, पाकिस्तान ही सेकंड राउंड भी होस्ट करेगा। बुध के रोज इसके इशारे मिलने शुरू हुए थे जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन तरीके से इन डायलॉग्स को होस्ट किया है और बड़ी मस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये बात की थी जब उनसे पूछा गया था कि क्या जंगबंदी में तोसी करना पड़ेगी, तो उन्होंने कहा था कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे पहले ही मामलात हल हो जाएंगे, या तबाही या फिर अमन होगा। तो इससे एक और सिग्नल भी मिलता है इस बात से, वो ये कि शायद ये सेकंड राउंड फाइनल राउंड भी हो सकता है। इसके अलावा कौन से ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो ये सिग्नल देती हैं कि ये फाइनल राउंड हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। मगर इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उन्होंने भी जॉर्जिया में एक तकरीब से बात करते हुए, खिताब करते हुए पाकिस्तान में होने वाले डायलॉग्स को मस्बत पेशरफ्त करार दिया था। उसके बाद भी ये सिग्नल मिलना शुरू हो गए थे कि शायद पाकिस्तानी होस्ट करेगा, लेकिन ये बात तो हतमी थी फ्रॉम द डे वन कि सेकंड राउंड जरूर होगा। और जो लोग इस बात पर बगले बजा रहे थे कि देखिए जी, बगैर कोई मुआहदा किए दोनों वफ्त वापस चले गए, जेडी वैंस एकदम से जेडी वैंस निकले और चले गए, पाकिस्तान के डायलॉग्स नाकाम हो गए, क्या मिला, क्या हासिल हुआ, तो शायद उन्हें फिर जियोपॉलिटिक्स जैसे मामलात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। आपने शायद कभी फिर गली मोहल्ले का कोई झगड़ा रिजॉल्व होते हुए नहीं देखा, वहां पर भी किसी भी फ्रीकैन के दरमियान मुआहिदा होने में कई दिन, हफ्ते लग जाते हैं, कितने सेशंस होते हैं, कितनी बैठकें होती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि दो ऐसे कंट्रीज जो 40 रोज से जंग में हैं, एक दूसरे पर मिसाइल्स बम गिरा रहे हैं, वो 40 दिन की जंग के बाद पहली मर्तबा एक जगह पर मिलेंगे और बैठकर कोई भी हतमी मुआहिदा साइन कर लेंगे? तो जनाब, ऐसा नहीं होता और ना ही तारीख में ऐसा कभी पहले हुआ है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी मेहनत थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया था। उन्होंने दोनों साइड्स को इंगेज किया, बल्कि जो फ्रीकैन थे, बाकी रीजनल जिनमें गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी इंगेज किया। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी इंगेजमेंट जारी है। जो आर्मी चीफ हैं वो ईरान के दौरे पर मौजूद हैं, उनके साथ जो डीजीएमओ हैं यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस, वो भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं। आर्मी चीफ का ईरान का दौरा डीजीएमओ के साथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अहमियत रखता है, जबकि साथ ही दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो भी 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरेबिया और कतर और टर्की जा रहे हैं और वो वापस होंगे हफ्ते के रोज़। तो ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हफ्ते तक तो कम से कम कोई सेशन नहीं होगा। उसके बाद जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, तो उसके बाद शायद वफूद भी वापस आना शुरू हो सकते हैं। मगर यहां पर अहम सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि ये दोनों फ्रीकैन मुआहिदे के इतना करीब पहुंचे हैं। अगर ईरानियन साइड की बात की जाए तो सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो ये कहते रहे हैं कि ईरान ऐसी सिचुएशन में है कि वो इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकता है, लंबा खींच सकता है, क्योंकि ये उसके इंटरेस्ट में है, ये उसके फायदे में है कि रोज रोज की छोटी छोटी झड़पों की बजाय, रोज रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों की बजाय, आए रोज जब इजराइल का दिल करे अटैक कर दे ईरान पर, जब अमेरिका का दिल करे धमकाने लग जाए, एक मरतबा एक लंबी जंग खेल लो जिसके बाद एक लंबे अरसे तक सारे फ्रीकैन को सुकून हो जाए। और उसमें बड़ी हद तक ईरान कामयाब भी हुआ। उन्होंने अपनी डेटरेंस बरकरार रखी। आखिरी दिन तक, जंग बंदी के आखिरी दिन तक वो फायर बैक करता रहा है, इजराइल पर मिसाइल दागता रहा है, गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल दागता रहा है और अमेरिका के फाइटर जेट्स को टारगेट करने की कोशिश करता रहा है। तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और फिर जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक्स खेला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, और कि उन्होंने एक पूरी वो राहदारी बंद कर दी जहां से इस सारे गल्फ ऑयल रिच गल्फ रीजन का जितना भी तेल है वो यहाँ से होकर गुजरता है, जितनी भी गैस है वो यहाँ से होकर गुजरती है। और यूएई, दुबई जैसी इंटरनेशनल मार्केट्स जिन्हें आलमी मंडियाँ कहा जाता है, उनकी तजारत इस रास्ते से होती है। वो ब्लॉक होने के बाद फिर उसके असरात जो पूरी दुनिया पर आए वो सब ने देखा। तो इन तमाम तर चीज़ों ने ईरान को एक अपर हैंड दिया था, इसीलिए ईरान इतना विलिंग भी नहीं था डायलॉग्स में जाने की तरफ। मगर
यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत पुश किया है ईरान को, चाइना ने पुश किया है ईरान को कि बस अब बहुत हो गया, अब अमन की तरफ आओ, अब बातचीत की तरफ आओ, अब टेबल पर बैठो और इन मामलात को हल करो। तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर अब तक ये लग रहा है कि शायद पुश कर रहा होगा। जो आर्मी चीफ DGMO के साथ गए हैं ईरान, यकीनी तौर पर वो ईरानियों को पुश कर रहे होंगे कि आप अमन की तरफ आएं। अगर कुछ लोगों को लगता है, वो एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान ने किसी तरीके से प्रेशराइज किया है ईरान को इस तरह के किसी मुआहदे में आने के लिए, तो ये गलत है। तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जंग बंदी ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए कितनी ज़रूरी है और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको हल्का प्रेशराइज भी करना पड़े किसी एक पार्टी को किसी अमन मुआहदे में लाने के लिए जो कि अमन मुआहदे में ना आना चाहता हो, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का अगर देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री है, जैसा कि ट्रंप कहते हैं दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री और वेपन्स हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। तो फिर वो क्यों अमन मुआहदे की तरफ बढ़ रहा है, वो क्यों जंग बंदी चाहता है? तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग में अकेला रह जाना, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी। अगर आप देखें, जो एक इत्तेहादी था यूरोप, जो नेटो था, ऑल टाइम अलाय था अमेरिका का, वो कोई भी मुल्क यूरोप का, नेटो का कोई भी मुल्क इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं आया। रिक्वेस्ट करते रहे, जहाज मांगते रहे, उनकी एयर स्पेस मांगते रहे, उनकी एयर बेसिस मांगते रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। साफ इनकार कर दिया कि भाई आप हमसे पूछकर इस जंग में नहीं गए। क्योंकि जब ये जंग में गए हैं उस वक्त भी ओमान में मुज़ाकरात चल रहे थे और अटैक से एक दिन पहले ओमान के वज़ीर ख़ारजा कह चुके थे कि हम बहुत करीब हैं मुआहदे के। हत्ता कि जो ईरान है वो इस बात पर भी रजामंद हो गया था कि जो इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है वो भी हैंड ओवर कर देगा। इस हद तक बात चली गई थी, फिर भी आपने ये एडवेंचर किया। उसकी वजह ये थी कि नेतन्याहू चाहता था और ट्रंप को ऐसे ख्वाब दिखाया कि ये तो बड़ा इजी विन होगा, और फिर जितना कॉम्प्रोमाइज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है नेतन्याहू के सामने, एप्स्टीन क्लास पूरी पॉलिटिशियंस की एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप की, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। मोस्ट करप्ट जो डेमोक्रेसी है इस वक्त दुनिया में वो अमेरिका की है। वहां पर लॉबिस्ट को कानूनी तौर पर ये रास्ते फराहम किए गए हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए जो इनके कांग्रेसमैन हैं, जो इनके लॉ मेकर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने अगर बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल देखनी हो और बिल्कुल करीब से देखनी हो तो आप पीटीआई की वो काविशें देख लें जब उन्होंने लॉबिस्ट को हायर किया और खतूत पर सिग्नेचर करवाते रहे। फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आया कि अच्छा ये तो कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। फिर हमने भी लॉबिस्ट हायर किए, जो एस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा रजीम है, फिर उन्होंने भी ये जो लॉबिस्ट हैं वो हायर किए और उन्होंने फिर बिजनेसेस जो अपॉर्चुनिटी थी वो डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली को, ख़ानदान को डायरेक्ट ऑफर की। और फिर आप आज देख रहे हैं कि उनकी ज़ुबान से फील्ड मार्शल का नाम नहीं उतर रहा, शहबाज शरीफ का नाम नहीं उतर रहा। तो ये सारा जो घोरक धंधा है यूएस पॉलिटिक्स का, ये इसी तरीके से साल से चलता आ रहा है और इसी को आप कह सकते हैं कि वेपनाइज किया है ट्रंप के खिलाफ नेतन्याहू ने और इस जंग में धकेला है। तो उसके असरात ये हुए हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। बुध के रोज ही गालिबन जब जेडी वैंस जॉर्जिया में एक तकरीब में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले जो डायलॉग्स हैं उनको मुस्बत करार दिया था, उसी तकरीब में उन पर ये आवाजें कसी गई हैं। आप जरा ये मुलाहिजा करें। The president, excuse me sir, right now। जी हाँ, ये जॉर्जिया तकरीब के मनाजिर हैं जहां पर जो ऑडियंस है उसमें से आवाजें आ रही हैं और गाजा जिनोसाइड में कंप्लिसिट करार दिया जा रहा है, शरीके जुर्म करार दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये सिर्फ एक जॉर्जिया का केस नहीं है, पूरे अमेरिका में ऐसे ही हो रहा है। आप अमेरिका का सोशल मीडिया उठाकर देखें, ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो कभी इजराइल के लिए हुआ करती थी वो ओवरवेलमिंग आप कह सकते हैं कि हेट है, वो उकताहट है अब इजराइल के लिए अमेरिकन लोगों में, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी इजीरन कर दी है और वो समझ रहे हैं कि उनका टैक्स पेयर्स का जो पैसा है सारा इजराइल के ऊपर कुर्बान किया जा रहा है, निछावर किया जा रहा है, जबकि महंगाई उनके हिस्से में आ रही है। तो यकीनी तौर पर ये बैकलैश भी खुसूसी तौर पर ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि वो किसी
भी जल्द अज जल्द अमन मुआहिदे की तरफ बढ़े। उसके बाद फिर उन्होंने जो ऐलान किया था ब्लॉकेड का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो भी नाकाम हुआ है। चाइनीज़ जो शिप हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं और तकरीबन 20 के करीब चाइनीज़ शिप गुजर चुके हैं। तो वो जो एक स्टेटस था रीजनल पावर का, सुपर पावर का, और वो जो गल्फ में एक सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट का जो स्टेटस था, वो अब यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो जल्द अज जल्द किसी पीस डील में एंटर हो जाएं ईरान के साथ और इस जंग को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। जो एक चीज़ इस जंग बंदी के बाद होगी और जो अब शुरू हो चुकी है, वो है नए सिक्योरिटी ब्लॉक्स का उभरना, इमर्ज होना। वो आप देखेंगे यूरोप अलग होगा अमेरिका से, अमेरिका की सिमतें बदलेंगी, इंडिया और अमेरिका करीब होते हुए आपको दिखाई देंगे। पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट में नज़र आएगा आपको, जहां पर चाइना और अमेरिका को साथ लेकर चलता हुआ दिखेगा। रूस और चाइना साथ आकर यूरोप को इंगेज करते हुए दिखेंगे आपको, और साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज में प्रेजेंस बढ़ती हुई नज़र आएगी चाइनीज़ की और रशियंस की। जबकि पाकिस्तान का मिडल ईस्ट में किरदार आपको और वसी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एस्कॉर्ट किया है ईरानियन वफ्द को पहले सेशन के लिए, और फिर जिस तरीके से एयर सिक्योरिटी में उन्हें वापस छोड़ कर आए, और जैसा उन्होंने ईरान की एयर स्पेस में एक एयर डिफेंस कॉरिडोर बनाया था, एक ऐसी एयर स्पेस में जो कि जंग ज़दा थी, जिसके ऊपर 2 एटॉमिक पावर्स और एक सुपर पावर किसी भी वक्त हमला करने की पोजीशन में थी और मुसलसल कर रही थी। उस एयर स्पेस के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिक्योरिटी एयर कॉरिडोर बनाया ईरानी वफ्द को पाकिस्तान स्कॉट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रेजेंस है, जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी के हवाले से किरदार है इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, वो मज़ीद बढ़ेगा। और आखिर में वो चीज़ के ये जो सेकंड राउंड है, फाइनल राउंड हो सकता है, उसका इशारा मिलता है आप यूएई के इस पॉलिसी से, जब बुध के रोज़ ईरानी जो पार्लिमान के स्पीकर हैं उनकी बात होती है वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूएई के, उनके साथ, और उसके बाद ये पॉलिसी ऐलान आता है यूएई की तरफ से कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं और किंडरगार्टन्स हैं, वहाँ पर बच्चे अब हाज़री, फिजिकल हाज़री यकीनी बनाएंगे, इन पर्सन पहुँचेंगे, ऑनलाइन अब कुछ नहीं होगा। मंडे से फ्रॉम द 20th ऑफ द अप्रैल हर जो स्टूडेंट है वो पहुँचेगा। तो यकीनी तौर पर उन्हें यकीन दहानी करा दी गई है कि अब ये जो जंग बंदी है मुस्तकिल है, अब आपके ऊपर भी अटैक नहीं होगा, क्योंकि मामलात हल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे आर्मी चीफ ईरान में मौजूद है, जबकि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो सऊदी के बाद कतर जा रहे हैं, और यकीनी तौर पर ड्राफ्ट भी इस वक्त उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जो जंग बंदी है मुस्तकिल अमन में बदल जाएगी। मगर इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो जियोपॉलिटिक्स सामने आएगी, जो अगले महीने मई में डोनाल्ड ट्रंप दौरा कर रहे हैं चीन का, उसमें से क्या निकलता है, ये तमाम तर सूरत हाल पर हम नज़र रखे हुए हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जियोपॉलिटिक्स के साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अल्लाह ने के मान।